अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम लोग लेवरेज के ऊपर बात करेंगे। ये लेवरेज की जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, स्पेशली ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर और फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर। लेवरेज बेसिकली होती क्या है? लेवरेज इज़ ए काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी जिसमें आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, आप उसको यूजिंग सम सर्टन टूल्स आप उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, आप उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, राइट। अब मैक्सिमाइजेशन इज़ अ गुड थिंग, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसमें इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा। तो दिस इज़ अ वेरी रिस्की वन। तो कोई भी जो इफ़ दे आर एट द बिगिनर लेवल या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, नॉन एक्सपीरियंस के लिए रिकमेंडेड नहीं होती। अच्छा, स्टार्टिंग विद द टाइप ऑफ दोज लेवरेजेस, इसकी जनरली 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज होती है, जो कि बेसिकली इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर या इंडस्ट्रीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं या कोई भी कंपनी होती है उसके अंदर यूज़ होती है। जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के अंदर फाइनेंशियल लेवरेज का बहुत कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी कंपनी का जो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो कंपनी जो है 2 तरीके से फंडिंग रेज करती है। वन इज़ थ्रू डेट एंड सेकंड इज़ थ्रू इक्विटी। इक्विटी पे तो हम लोग बहुत डिटेल में बात करते हैं। इन माय अदर वीडियोस आल्सो आई हैव एक्सप्लेन कि इक्विटी या जो आईपीओ होता है वो किस तरीके से काम करता है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी किस तरीके से अपने फंड्स को रेज करती है बाय फ्लोटिंग शेयर्स इनटू द स्टॉक मार्केट, और हम लोग एज ए कॉमन शेयर होल्डर्स, ठीक है, किस तरीके से उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इक्विटी पे तो हमने बहुत बात की है, बट डेट के ऊपर अगर हम बात करें तो डेट एक दूसरा तरीका होता है जैसे कंपनी फाइनेंसिंग अपनी रेस करती है। तो डेट आपका क्या होता है, जिसमें आपके बैंक लोन्स हो गए, बॉन्ड्स हो गया, टी बिल्स वगैरह हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए देयर हैज़ टू बी अ राइट बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी, ठीक है। बट अगर लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी 10 मिलियन का जो है वो बोरोइंग करती है किसी भी जगह से, उसमें से उसकी 7 मिलियन जो है वो डेट के ऊपर है बोरोइंग, और 3 मिलियन की जो बोरोइंग है वो उसकी इक्विटी के ऊपर है। सो वी कैन से कि ये जो कंपनी है हाईली लेवरेज्ड है। इसको गेयरिंग भी कहा जाता है। उनकी गेयरिंग रेशोज़ बहुत हाई है, जिसकी रिलायंस जो है वो कंपनी की अगर लेट से इंटरेस्ट पेमेंट की सूरत में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ बाइंड है, राइट। सो जिसकी लेवरेज और गेयरिंग रेशो हाई होती है, जनरली वो कंपनी थोड़ी सी रिस्की होती है, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट। नाउ देर आर अनदर स्कूल ऑफ थॉट हेयर कि अगर एक कंपनी 10 मिलियन बोरो कर रही है, उसकी रीज़न क्या है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए बोरो कर रही है? क्योंकि जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, दिस शुड बी लिंक्ड विद द लेवल ऑफ सेल्स और लेवल ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसमें और डिटेल में जाऊँ, कुछ ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जिसका आपको सेल्स में आउटपुट इमीडिएटली नज़र नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर हम R&D की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव, इनफैक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, क्या कहते हैं इसको, मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरहेड होता है जो किसी भी कंपनी के लिए होता है। और R&D का जो बेनिफिट है वो आपकी रेवेन्यू में इमीडिएटली फ़्लो नहीं होता। इट टेक्स सम टाइम्स कि जो R&D है वो मटेरियलाइज होगी, उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के बाद जब मार्केट में आएगा एंड उसको मटेरियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो R&D जो है इट्स अ वन ऑफ कॉस्ट। जनरली कोई भी कंपनी इसको बेयर करती है, उसका जो आउटपुट है वो इमीडिएटली आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर तो लेट से आपने $10 मिलियन में से $7 मिलियन जो बोरो किया आपने बैंक में से, वो आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह लेट से आप कोई कैपेक्स बाय कर रहे हैं या आप इन्वेंट्री परचेज़ कर रहे हैं कस्टमर के लिए, जो कि आप बेच के, ठीक है, तो जिसको आप बेच के बेसिकली 30% मार्जिन जनरेट करें, करेक्ट। सो विच मीन्स कि अगर आपने कोई चीज़ बैंक से 7% या 8% के ऊपर ली है और आप उसे 30% की एक्टिविटी जनरेट कर रहे हो, तो आप इन प्रिंसिपल अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या अपने ग्रॉस मार्जिन के अंदर वो चीज़ ऐड बैक करें, और सिर्फ आपको एक फ्रैक्शनल अमाउंट जो 7 to 8% है वो बैंक को वापस रीपे करनी है। सो विच इज़ गुड, राइट, क्योंकि आपने पैसे लिए, आपने अपने आप को आपने अपने ऑपरेशंस को एनहांस किया, ग्रो किया, और आपने एक रेवेन्यू की एक्टिविटी जनरेट की, जिस रेवेन्यू की एक्टिविटी से आपके मार्जिन्स और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हुई, राइट।
इवेंचुअली जब आपकी मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होगी तो आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ बेहतर होगी, ठीक है, उनके पास आपकी जो ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो बेहतर होगी। सो ये तो लेवरेज का कॉन्सेप्ट है फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट। दूसरा लेवरेज का कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेशनल स्टैंड पॉइंट, जिसको हम ऑप्स लेवरेज भी बोलते हैं। अब कंपनीज़ के अंदर जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं जिसमें लेबर इंटेंसिव या जिसके ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें दो तरह की कॉस्ट होती है, एक फ़िक्स्ड होती है और एक वेरिएबल होती है। फ़िक्स्ड आपकी जनरली जो है वो चेंज नहीं होती, जिसमें आपके रेंट्स आ गए, सैलरीज़ आ गई, ठीक है, यूटिलिटीज़ वगैरह आ गई, ये आपकी जनरली जो है चेंज नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो होती है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज होती है, ठीक है। अब अगर एक कंपनी लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बना रही है, ठीक है, 100 यूनिट्स बना रही है और 100 यूनिट्स के बनाने पे उसकी कॉस्ट जो आ रही है वो तकरीबन यू कैन से $100,000 के करीब आ रही है, ठीक है। अब कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करके 150 यूनिट बनाती है विदाउट इंक्रीजिंग द फिक्स कॉस्ट। डेफिनेटली इसमें वेरिएबल कॉस्ट का एक कॉम्पोनेंट होगा जो ऐड बैक करेगा, लेकिन उस 150 यूनिट्स की जगह पे वो $150,000 की अपनी रेवेन्यू को जनरेट करती है। सो जो इंक्रीमेंटल आपका 50,000 का जब रेवेन्यू है, इसको हम बोलेंगे कि ये ऑपरेशनल लेवरेज की वजह से हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। ऑल्दो ये 50,000 के रेवेन्यू में हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का कुछ कंपोनेंट ऐड होगा, बट ओवरऑल हमारी फ़िक्स कॉस्ट बिकॉज सेम है, हमने अपनी फ़िक्स कॉस्ट को यूज़ करके, लेवरेज को यूज़ करके वी हैव जनरेटेड सम एडिशनल रेवेन्यू, राइट। सो दिस इज़ नोन एज ऑपरेशनल। तीसरा जो मेरी जो डिस्कशंस है उससे बहुत रिलेटेड है, एंड प्रॉबली इन माय अपकमिंग वीडियोस व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग दिस मोर इन डिटेल्स। ये आपकी ट्रेडिंग लेवरेज होती है, ठीक है। ट्रेडिंग लेवरेज में बेसिकली अगेन दिस इज़ वेरी रिस्की, ठीक है। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स या डिफरेंट इस्लामिक स्कॉलर्स या स्कॉलर्स के मुताबिक ये चीज़ों में इन्वेस्ट थ्रू लेवरेज के थ्रू आपको अपनी पोजीशन ओपन नहीं करनी चाहिए, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन ही होता क्या। लेट्स से आपने टेस्ला का शेयर लिया, TSLA, राइट। उसका शेयर आपने 10 यूनिट्स बाई किए एट अ प्राइस ऑफ $200, ठीक है। सो टोटल तकरीबन आपका बना यू कैन से $2,000। ये आपकी टेस्ला की पोजीशन है, आपने इसको ओपन की। जब आप अपने ब्रोकरेज ऐप या किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ जाके इसकी पोजीशन को ओपन करेंगे, उसमें देयर आर ऑलवेज एन ऑप्शन इन मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ बोलें तो इसका बोलेंगे आपने 5 टाइम्स ज़्यादा लेवरेज ली है अपने टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर, विच मीन्स कि जो आपकी पोजीशन ओपन होगी दैट शुड बी इक्वल टू $10,000। तो अगर आपको कोई भी रिटर्न्स आएंगे वो आपको एम्पलीफाई होकर 5 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। एंड सिमिलर इज़ द केस विद द लॉस। स्टॉक किसी भी वजह से नीचे चला जाता है, मार्केट डिप का शिकार होती है, डिक्लाइन का शिकार होती है, तो जो है आपको लॉस भी फिर उसी तरीके से 5% के हिसाब से आपको लॉस होगा। सो विच मीन्स कि अगर आपके चांसेस ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैं, आपके चांसेस ऑफ डिक्लाइन उससे भी ज़्यादा है। तो ये जनरली जो नए स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं या लेट्स से यंग इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, यंग या बिगिनर्स होते हैं, इनके लिए रिकमेंडेड नहीं होता, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि जब भी आप अपनी पोजीशन को ओपन करें, आप अपनी पोजीशन को नॉन लेवरेज पोजीशन को ओपन करें, ठीक है। नॉन लेवरेज पोजीशन जो होती है वो एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट रेट होती है, उसमें कोई आपने एडिशनल मल्टीप्लायर इम्पैक्ट या मल्टीप्लायर फैक्ट को ऐड नहीं किया होता, विच मीन्स कि नॉन लेवरेज की जो पोजीशन होती है उसमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको वही रिटर्न्स मिलेंगे जो मार्केट मूवमेंट के साथ आपको रिटर्न्स है। लेट्स से अगर टेस्ला का स्टॉक 4% ग्रो कर रहा है तो आपको 4% के हिसाब से जो आपका इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट था 2,000 के ऊपर आपको 4% मिलेगा। तो ये लेवरेज के ऊपर वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग अपनी क्या कहते हैं इसमें बहुत एहतियात से काम करें, बिकॉज़ ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ये आपको मेक और ब्रेक की पोजीशन में ला सकती है। मैंने पर्सनली कभी लेवरेज फंड्स यूज़ नहीं किए ड्यू टू सर्टन रीजंस, लेवरेज फंड्स यूज़ नहीं किए, बट बहुत सारे लोग इसमें करते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा होता है, वो रिटर्न्स को जनरेट भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने पैसे को गंवाते भी हैं। सो लेवरेज फंड्स का जो है एक तरीके से दोनों साइड पे इम्पैक्ट होता है।
I hope you will find this video useful. If you do, please like and follow my channel so that I can make some more good content for you.